हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट क्लास हमने बात की थी अबाउट द चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड एंड इट इज़ द ओवरव्यू ऑफ सेकंड यूनिट। इसमें हमने 4-5 चीज़ों के बारे में देखा था, जैसे सेंसरी हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हो गया, स्कोलेस्टिक बैकवर्डनेस हो गया। तो इस तरीके से हमने 5 कैटेगरी में जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे होते हैं उनको डिवाइड किया था। अब आज हम उसी में जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आती हैं और उसका जो फर्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, हम उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हम किसको कहते हैं। तो जो पर्सन है उसके 5 सेंसेस जो होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक सेंस नॉर्मल नहीं है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि इस बच्चे को या इस पर्सन को सेंसरी डिसेबिलिटी है, क्योंकि इसके जो सेंसेस हैं वो इक्वली काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना अच्छे से जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ कैन इन्वॉल्व एनी ऑफ द 5 सेंसेस बट फॉर एजुकेशन पर्पज़, क्योंकि हमें एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ही इसको देखना है और एक बच्चे के पर्सपेक्टिव में हमें इन चीज़ों को देखना है। तो जो एजुकेशन पर्पज़ है उसमें केवल 3 तरह की सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होती है हियरिंग, सेकंड होती है विज़न एंड थर्ड होती है फिजिकली चैलेंज्ड। यानी कि एक तो अगर कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसको सेंसरी डिसेबिलिटी है, अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसको सेंसरी डिसेबिलिटी है, अगर किसी बच्चे की बॉडी में लाइक वैसे कोई दिक्कत है जैसे हैंडीकैप्ड बच्चा हो गया या किसी के 2 हाथ पैर हो गए, अपंग हो गया, तो उस तरीके के बच्चे को भी सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती है। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटीज़। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ हैं वो बेसिकली एजुकेशन में तीन तरीके की होती हैं। फर्स्ट हियरिंग, सेकंड विजुअल एंड थर्ड फिजिकली। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर कोई बच्चा सुनने में सक्षम नहीं है, अनेबल टू लिसन है, अगर किसी बच्चे की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो गई है या बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो ऐसे बच्चों को हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बोल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सुनने के बेस पे। तो फर्स्ट होती है हमारी माइल्ड इम्पेयरमेंट, सेकंड होती है मॉडरेट इम्पेयरमेंट, थर्ड होती है सिवियर इम्पेयरमेंट एंड 4 होती है प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट। यानी कि हम इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइल्ड इम्पेयरमेंट क्या होता है। तो माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम, यानी कि जिसको हल्की सी सुनने में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो बच्चे को सुनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बच्चा आराम से सुन सकता है। बट अगर हम बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे हैं तो बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी और बच्चा उन बातों को नहीं सुन पाएगा। इसमें जो होता है 26 dB से लेकर के 40 dB तक की जो साउंड होती है उस साउंड को सुनने में बच्चे को दिक्कत होती है। तो बेसिकली माइल्ड जो इम्पेयरमेंट है वो यही है कि जो बच्चा है वो 26-30 अराउंड डेसिबल की जो वॉइस होती है उसको सुनने में अनेबल होता है, उसको नहीं सुन सकता है। क्योंकि जो 30 डेसिबल तक की वॉइस जो होती है वो लगभग फुसफुसाहट जैसी होती है, बहुत धीमी होती है, उसको बच्चा नहीं सुन सकता। उससे ऊपर की जो आवाज़ है जो जिसको माइल्ड इम्पेयरमेंट है बच्चे को, तो वो उस आवाज़ को सुन सकता है ईजीली। फिर सेकंड हम आते हैं मॉडरेट इम्पेयरमेंट। अब मॉडरेट इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो इस आवाज़ को बच्चा नहीं सुन पाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो 40 है उससे 40 डेसिबल से लेकर के 65 डेसिबल तक की जो वॉइस होती है वो नॉर्मल होती है और इंसानों के लिए अच्छी भी होती है, बहुत मधुर होती है। तो वो जो वॉइस है उस वॉइस को जो मॉडरेट इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है वो नहीं सुन पाता है। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर कोई मॉडरेट इम्पेयरमेंट वाला हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। वो जो नॉर्मली हम बात करते हैं उस बात को वो नहीं समझ पाएगा। फिर आता है सिवियर इम्पेयरमेंट।
इसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा है उसका जो हियरिंग लॉस है वो गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसमें जो बच्चा है वो 60 डेसिबल से 60 डेसिबल टू 80 डेसिबल की जो वॉइस है उसको नहीं सुन पाता है। उसके लिए हमें बहुत ऊंचा बोलना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा बात को समझ पाता है। तो सवियर इम्पेयरमेंट में जो 80 डेसिबल तक की वॉइस है बच्चा उसको बिल्कुल भी नहीं सुन पाता है। फिर आता है हमारा प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट। अब प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि ऐसा बच्चा जो पूरी तरीके से बधिर है, वो नहीं सुन सकता है पूरी तरीके से, उसको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो बस यही बेसिकली हमारी डिग्रीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हैं कि जो सेंसरी डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कितने टाइप की होती है। उसमें फिर हमने सबसे पहले बात करी हियरिंग इम्पेयरमेंट की। तो हमने हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जाना कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, फिर उसके हमने कुछ टाइप्स की बात की। अब हम बात करते हैं कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि बच्चा जो है उसको सुनने में दिक्कत है, बच्चा सुनने में सक्षम नहीं है। तो उसी पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पे अटेंशन टू द जेस्चर्स ऑफ टीचर्स। यानी कि जो एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा बार बार उसके मुंह की तरफ देखेगा, उसके लिप्स की तरफ देखेगा। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो उसके वो जो बोल रहा है उसके लिप्स को देख के पता लगाने की कोशिश करेगा कि टीचर क्या बोल रहा है। और बार बार जो टीचर्स है उसके जेस्चर्स की तरफ, फेस की तरफ, उसके हाव भाव की तरफ, वो कैसी कैसी लाइक मूव्स कर रहा है उसकी तरफ देखेगा, कैसे हाथों के थ्रू वो बच्चे को समझा रहा है। तो उन चीज़ों की तरफ जो बच्चा है अपना अटेंशन देगा अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो। सेकंड हमारा आता है आस्क फॉर द थिंग्स टू बी रिपीटेड। बच्चा बार बार टीचर को रिपीट करने के लिए बोलेगा। अगर बच्चे को सुनाई कोई चीज़ नहीं दे रही है, बच्चा सुनने में अनेबल है, उसको नहीं सुनाई देता है या उसके कानों में कोई भी दिक्कत है, तो बच्चा बार बार टीचर को बोलेगा कि मैम ये रिपीट कर दो, मैम ये रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, बार बार रिपीट करने के लिए बोलता जाएगा। फिर थर्ड हमारा आता है दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा होता है, उसका जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। वो प्रॉपर पूरी जो कंप्लीट लैंग्वेज है उसकी नॉलेज उसको नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो 4 स्किल्स में होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके चारों ओर लैंग्वेज ही लैंग्वेज सुनाई देती है बच्चे को। मामा आ रहा है तो बात कर रहा है, मम्मा आ रही है तो बात कर रही है, फादर आ रहा है तो बात कर रहा है। तो उस हिसाब से चारों ओर बच्चे की लैंग्वेज ही लैंग्वेज होती है। बट बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी है, अगर वो सही है तब तो बच्चा उस लैंग्वेज को ग्रैस्प करेगा। बट अगर उस बच्चे की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं है, बच्चे को सुनने में दिक्कत है, बच्चे के कान में शुरू से ही कोई दिक्कत आई है, तो बच्चा लैंग्वेज का प्रॉपर डेवलपमेंट बच्चे में हो ही नहीं पाता है, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को ढंग से समझ ही नहीं पाता, सुन ही नहीं पाता है। और लैंग्वेज को तो बच्चा एक्वायर करता है, तो बच्चा कैसे एक्वायर करेगा बचपन में जब उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है तो इसीलिए बच्चे को लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फीलिंग एबनॉर्मल इन द क्लास। सिंपल सी बात है, जब बच्चे को कुछ लाइक दिक्कत है तो वो एबनॉर्मल फील करता है क्लास में, बाकी बच्चों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं रह पाता है। कन्फ्यूज्ड इन द वर्ड्स ऑफ द सेम साउंड। अगर सेम साउंड के कोई वर्ड हम बोल देते हैं, कोई लेटर हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे शाह सा हो गया, तो वो दोनों की साउंड को सेम समझेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि टीचर क्या बोल रहा है। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं हो पाता है। वो ऐसा लाइक उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील करता है कि मैं क्लास में अलग हूँ, मैं सही नहीं बोल रहा हूँ टॉपिक को, मेरी समझ में नहीं आया है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो फिर बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट होता है उस चीज़ को बोलने में, तो इसी वजह से फिर वो स्लो बोलने की कोशिश करता है। फिर आता है इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बच्चे को जब लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो वो उसका फिर प्रोनाउंसिएशन भी इनकरेक्ट करता है। बच्चा जब किसी वर्ड को सही से सुन ही नहीं पाएगा, सही से समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे सही हो सकता है।
तो इस वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कॉजेज़ ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किन किन वजहों से एक बच्चा है वो अपना हेयर लॉस कर सकता है। तो सबसे पहला हो सकता है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब ये है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स हैं वो नहीं सुन सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स नहीं सुन सकते, या पेरेंट्स में से कोई एक मदर फादर नहीं सुन सकता, या उनकी कोई पिछली पीढ़ी में हुआ है जिसको ये दिक्कत थी, उस वजह से जो जीन्स बच्चे में आए हैं वो उसी प्रकार के आए हैं, उसी टाइप के आए हैं। तो उस वजह से जो बच्चा है, कभी कभी होता है कि बच्चा उस वजह से भी नहीं सुन पाता है, उस वजह से बच्चे में दिक्कत हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रीमेच्योर डिलीवरी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 48 या 42 वीक्स के समथिंग होता है जब डिलीवरी बच्चे की होनी होती है, जिसमें मेच्योर हो जाता है पूरा। बट कभी कभी होता है कि 8 मंथ में 7 मंथ में मदर की डिलीवरी हो जाती है, तो उस बच्चे को प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। तो जब बेबी प्री मैच्योर होता है तो उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, जिस वजह से कभी कभी जो उसका हियरिंग लॉस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इलनेस। कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती हैं जैसे चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, बहुत लंबा चल गया, कोई बीमारी है बहुत लंबी चले जा रही है, तो वो जो बच्चा है उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है। तो उस वजह से भी कभी कभी बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्सिक मेडिसिन्स। यानी कि कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एमजीज़ की दवाई ले लेते हैं, बहुत गर्म होती है वो दवा, उसकी वजह से कभी कभी मेडिसिन ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन कर देती हैं, एलर्जी कर जाती है, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है किसी मेडिसिन का। तो उस वजह से भी कभी कभी हमारा जो हियरिंग लॉस है वो हो जाता है। इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। कभी कभी कान में बहुत ज़्यादा वैक्स हो जाता है, उस वजह से बच्चा नहीं सुन पाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। फिर आता है पस इन ईयर। यानी कि जो कान में कभी कभी पस पड़ जाता है और वो बहता रहता है। कभी ईयर ड्रम में लाइक थोड़ा सा होल वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से भी ईयर में से जो पस है वो बाहर निकलता रहता है कॉन्टीन्यूस, उसकी वजह से भी बच्चे की जो सुनने की कैपेसिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, हमने देख लिया कि कैसे कैसे हियरिंग जो लॉस है वो किस किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उस चीज़ के। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हम उसकी एजुकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, कैसे हम उस बच्चे को डील कर सकते हैं, एक टीचर के हाथ में क्या क्या हो सकता है ऐसे बच्चे के लिए। तो फर्स्ट हमारा आता है टीचर शुड यूज़ द मैक्सिमम टीचिंग एड्स। अगर कोई बच्चा सुनने में उसको दिक्कत है तो टीचर को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग एड्स हैं उनका यूज़ करे। बच्चे को अगर सुनने में दिक्कत है तो बोलने के बजाय ऐसे बच्चों के लिए विजुअल जो एड्स होते हैं उनका यूज़ करें। विजुअल एड्स जैसे बहुत सारे चार्ट हो गए, पीपीटीज़ हो गई, स्लाइड्स हो गई, मॉडल हो गए, तो ऐसी चीज़ों का बच्चे के लिए यूज़ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यूज़ द शॉर्ट सेंटेंसेस वाइल स्पीकिंग। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी टीचर कोई भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है, जब भी टीचर बोल रहा है कुछ भी या कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो टीचर को हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात को बोले, अपनी बात को छोटे सेंटेंसेस में लाइक पूरा करे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सच चिल्ड्रन शुड बी पुट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। इसका मतलब ये है अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, अब बच्चे होते हैं कि पीछे जाके बैठ जाते हैं, तो जो नॉर्मल बच्चा है उसको पीछे बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इजीली बातों को समझ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को हमेशा प्रीफर करना चाहिए कि आगे वाली सीट पे बिठाएं, पीछे वाली सीटों पे ना बिठाएं बच्चे को, क्योंकि अगर वो पीछे बैठेगा तो उसको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो आधी बात को ऐसे ही नहीं सुन पाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है टीचर्स वॉइस शुड नॉट रीसाउंड इन द क्लासरूम। यानी कि जो टीचर की वॉइस है, टीचर की जो आवाज़ है, वो जो क्लासरूम है उसमें गूंजनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो वॉइस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए,
तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि टीचर भी ऐसे हों जिनमें अच्छी टीचिंग स्किल्स हों। एक टीचर को भी ऐसा होना चाहिए कि उसको साइन लैंग्वेज आती हो ताकि वो बच्चों तक अपना कंटेंट डिलीवर कर सके। तो ये हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट था जो पूरा हो गया है। इसमें वही बेसिकली 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखना है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट होती क्या है, कितने टाइप की हो सकती है और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इन बच्चों के लिए, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। बस यही है, बाकी तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो करेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।